नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने नवीन राज्यों का उदय चैप्टर समाप्त कर लिया है। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत पढ़ना शुरू किया था और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद में मुगलों का पतन और अंत में जो है हम लोग जो है नवीन राज्यों का उदय चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में समझेंगे। और इसमें सबसे पहला जो बिंदु बनता है उपनिवेशवाद। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझेंगे कि क्या है उपनिवेशवाद, कितने भागों में उपनिवेशवाद को बांटा गया है। दोस्तों, यहाँ से प्री से प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, परंतु मेंस से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ा बिंदु है। तो कहीं ना कहीं इतिहास में पूछा जाता है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, सही या गलत, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है मेंस में। तो चलो शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है उपनिवेशवाद। बहुत से दोस्त जानते होंगे कि उपनिवेश क्या है और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझना है क्या होता है। हम अगर उदाहरण के द्वारा कहें, जैसे हम मान लेते हैं ये है भारत और ये है ब्रिटेन, क्योंकि आप इससे जोड़ के समझ पाएंगे क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था ना। तो क्या हो गया, जब ब्रिटेन ने क्या कर लिया, भारत पे कब्जा कर लिया है। ये भारत है, इस पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और इसकी अर्थव्यवस्था, जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका दोहन अपने अनुसार कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा। तो इसे बोला जाएगा उपनिवेशवाद। ठीक, किसका उपनिवेशवाद हो जाएगा, ब्रिटेन का। देखो उपनिवेश कौन हुआ इसमें, भारत। भारत क्या हुआ, उपनिवेश हुआ। और इसमें ये क्या हो गया, ब्रिटेन क्या कहा जाएगा, महानगरीय राज्य, या इसको एक नाम और दिया जा सकता है, मातृदेश। तो इसको हम लोग उपनिवेशवाद को दो तीन भाषा में जो है कह सकते हो परिभाषित कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि जब महानगरी या मातृदेश अपने उपनिवेश का, अर्थव्यवस्था का दोहन अपने अनुसार करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। या आप कह सकते हो जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी आर्थिक रूप से दोहन करने लगता है तो उसे जो है उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। तो आपको यह समझना है कि महानगरीय राज्य किसे कहा जाएगा, जो उपनिवेश बनाएगा उसे महानगरीय राज्य या मातृदेश कहा जाएगा, और जिसको बनाएगा उसे कहा जाएगा उपनिवेश। तो अब इसकी हम लोग परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपनिवेशवाद क्या है। तो हम कहेंगे जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी आर्थिक रूप से, या उसका लिखना, उसका आर्थिक रूप से दोहन करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है या उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उपनिवेशवाद। या आर्थिक रूप से दोहन करता है, बात एक ही है, आपको मेन समझना है आर्थिक रूप से,
यही है उपनिवेशवाद। ठीक है, और मैंने बताया था उपनिवेश क्या होगा, जिसपे कब्जा होगा, अर्थात जिसे भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मातृदेश या महानगरीय राज्य, महानगरीय राज्य। ये कौन हो जाएगा, ब्रिटेन। जैसे अगर हम कह लें कि अगर ये भारत है, इसके पड़ोस में पाकिस्तान है, अगर भारत जो है पाकिस्तान पे कब्जा करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल के उसका दोहन करने लगे, तो जो है पाकिस्तान क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा, और भारत क्या हो जाएगा, मातृदेश होगा। तो ये समझना है, यही है उपनिवेशवाद। तो इसमें उपनिवेश क्या, पाकिस्तान, और मातृदेश भारत। तो इसकी अर्थव्यवस्था का दोहन कौन कर रहा है, भारत कर रहा है ना, अपने अनुसार। तो इसी को बोला जाएगा उपनिवेशवाद। ठीक है, तो भारत का उपनिवेश क्या बन जाएगा, पाकिस्तान। तो आप ये समझ गए हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। अब एक देखो, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त, रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में विभाजित किया है। एक राइटर हुए हैं जिनका नाम क्या है, रजनी पामदत्त। उन्होंने जो है इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा है। कौन, पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, नंबर 2 औद्योगिक पूंजीवाद, और अंतिम वित्तीय पूंजीवाद। इनका अगर हम समय लिखें 1857 से 1813, जब तक चार्टर एक्ट आया है, 1813 से 1858, और 1858 से 1947 तक। इन 3 चरणों में हमें जो है उपनिवेशवाद को पढ़ना है। देखो लिखा है वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813। यहाँ पे देखो प्लासी का युद्ध जैसे होता है, पूरी कंपनी जो है हावी हो जाती है भारत पे, और उसके बाद में जब चार्टर एक्ट आता है तो वहाँ तक जो है चलेगा वाणिज्यिक पूंजीवाद। उसके बाद चार्टर एक्ट के बाद में फिर क्या हो जाएगा, औद्योगिक पूंजीवाद आ जाएगा 1813 से 1858। फिर वित्तीय पूंजीवाद तो हम कहेंगे 1858 से 1947। आप सब दिमाग लगा रहे होंगे कि है क्या, तो अब हम लोग इसको बारी बारी से जानेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या था, यह क्या है, और साथ साथ इस पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है अंग्रेजों ने इस काल में की 1857 से 1813। तो आप सब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या होता है। आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसी में कौन सा, वाणिज्यिक पूंजीवाद। कब से कब तक, 1757 से 1813। या इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं, प्लासी के युद्ध से 1813 का चार्टर एक्ट तक क्या चलेगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद चलेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शासन होता है, फिर क्राउन रूल उधर शुरू हो जाता है, तो यहीं तक चलता है प्लासी के युद्ध से 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब देखो इसमें क्या क्या कार्य हुए, क्या अंग्रेजों ने किया इस काल में। तो सबसे पहले
व्यापार पर एकाधिकार। क्या किया? व्यापार पर एकाधिकार किया। आपने जाना कि यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटेन या आप कह सकते हो ब्रिटिश आए, उसके बाद में कौन आया था? बिल्कुल सही, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। ये सब कंपनियां भारत में निरंतर व्यापार कर रही थी, परंतु उसमें जो मजबूत कंपनी थी वो तो आप सभी को पता है ब्रिटेन थी। और ब्रिटेन को लगातार टक्कर डच दे रहे थे और साथ ही साथ फ्रांसीसी दे रहे थे। फिर धीरे धीरे उनके साथ भी युद्ध होता है। आपने जाना कि व्यापार पर एकाधिकार कैसे हो गया, तो एक आपने युद्ध पढ़ा था बेदरा का युद्ध जो डचों के साथ हुआ था, और साथ ही साथ दूसरा एक वांडीवाश का युद्ध जो तृतीय तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध में हुआ था। इसमें बेदरा में डच पराजित हुए थे और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। और इस प्रकार से पूरे भारत में कब्जा किसका हो गया व्यापार में? तो हम कहेंगे किसका हुआ? तो अंग्रेजों का। मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या होता है। तो क्या है, इसको मैं पहले उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, उसके बाद मैं फिर परिभाषित करता हूं। जैसे मान लीजिए ये है भारत और ये है ब्रिटेन, ये भारत है, ब्रिटेन है। आप क्या किया, यहाँ के व्यापारी क्या करते थे, या जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो भारत आते थे, यहाँ से माल ले जाते थे यहाँ से माल ले जाते थे, वो कहाँ बेचते थे? ब्रिटेन में बेचते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब यहाँ भारत से माल ले जाकर ब्रिटेन में बेचेंगे और इन्हें जो प्रॉफिट होगा वही क्या है, वाणिज्यिकवाद है, वही याद कर सकते हो वाणिज्यिक पूंजीवाद है। कि किसी देश से माल को ले गए और दूसरे देश में उसको बेचा और उससे जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, उसे ही कहेंगे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो समझ गए? तो इसमें आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम छोटे शार्ट में लिखें, माल को एक देश से ले जाकर दूसरे देश में बेचने पर लाभ। तो माल को एक देश से दूसरे देश में ले जाकर बेचने में लाभ जो होगा उसे ही क्या बोला जाएगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद। 1757 से 1813। अब उसके बाद में 1813 में क्राउन रूल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम लोग आगे अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि औद्योगिकरण क्या है या औद्योगिक पूंजीवाद क्या है। तो व्यापार पर एकाधिकार हो गया है बेदरा के युद्ध में डचों के साथ और वांडीवाश के युद्ध के में जो है फ्रांसीसियों के साथ। और क्या गतिविधियां हुई, वस्तुओं को कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचना। आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसमें वास्को डिगामा आया था और वास्को डिगामा ने क्या किया था, यहाँ से कच्चा माल ले गया था और उसको लगभग जो है 60 गुना प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल सस्ते दाम पे मिल जाता था और उसको वहाँ बाहर बेचा जाता था, तो वहाँ पे उसको बहुत ही अधिक मुनाफा होता था। तो यही हो जाएगा, वस्तुओं को कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचना। क्योंकि शुरू में जब कंपनी आई है यहाँ पे, तो वो शासन करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, वह व्यापार करने आई थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने आई थी। तो उसको किससे मतलब है, राजस्व से मतलब है। तो कम मूल्य में जब खरीदेंगे और अधिक मूल्य में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होना ही है। अगला बिंदु क्या लिख सकते हैं, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना।
मैंने बताया ना कि बेदरा का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ, सॉरी तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ है। और इसके अलावा भी आपने देखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी तरीके स्वाली आपने पढ़ा कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य में हुआ था। तो इस तरीके से कई युद्धों में लगातार अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया और पूरे भारत पे धीरे धीरे एकाधिकार कर लिया था। तो यही है प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना। अगला बिंदु, राजनीतिक नियंत्रण। वैसे तो जितने भी यूरोपीय थे ये भारत की राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते थे, परंतु आपने जाना था कि जब फ्रांसीसियों में गवर्नर बन के आया था डुप्ले, और उसने लगातार जो आप क्या नाम कह सकते हो, अनवरुद्दीन थे, इनके सवालत जंग, ठीक, डुप्ले वो सॉरी चांदा साहब, इनमें लगातार रुचि लेने लगा था। फिर ये अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने इसके विपक्ष में पक्ष लिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे और उसमें धीरे धीरे कंपनी एक बड़ी उभर कर आ गई सामने। कौन? ब्रिटेन। आपने देखा कि इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, ठीक है, बक्सर का युद्ध जीत लिया, मराठों के साथ युद्ध जीत लिए इन्होंने। और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे समय कौन चल रहा है, 1757 से 1757 से 1813। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध उन्होंने लड़ा है, 1764 में मराठों से इन्होंने जीता है, सॉरी बक्सर युद्ध जीता है बंगाल वाले क्षेत्र में। इधर मराठों वाले क्षेत्र में 1746 आएंगे, 1748 फिर उधर जो है युद्ध होते हैं। तो इसमें मराठे हो गए, सॉरी मराठे नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिख। सिख के बाद में फिर मराठा, उनके साथ 4 युद्ध हुए, ठीक है। और उसमें 1775 आप सभी को पता है, मैंने बहुत अच्छे तरह पढ़ा है, 1775 से 1782। और उसके बाद में फिर शांत बैठे रहे। फिर 1803 से 1805 बस 2 ही युद्ध हुए हैं मराठों के भी यहाँ पे। इसके अलावा मराठा हो गए, निजाम के साथ इन्होंने युद्ध लड़े हैं। और मैसूर वाले क्षेत्र में इन्होंने 4 युद्ध लड़ी हैं, क्योंकि 1800 ईस्वी में या 1799 में मैसूर को तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है अपने सहायक संधि में मिला लिया था। तो इस तरीके से अन्य युद्ध लड़े हैं। तो यहाँ पे जितना भी राजनीतिक हस्तक्षेप था वो भी अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है और अपना बिल्कुल पांव पसार लिए हैं। अब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राजस्व भी इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने इनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उनको भी भगा दिए हैं, राजाओं पे भी कब्जा कर लिया है। तो पूरा कब्जा किसका हो गया है, ब्रिटेन वाले लोगों का हो गया। इसके अलावा और आप क्या कह सकते हो, राजनीतिक नियंत्रण के बाद में भू राजस्व पद्धति। अब जैसे बंगाल और बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र में जो है खेती बहुत अच्छी होती थी, बंगाल में खासकर अच्छी होती थी। तो वहाँ पे इन्होंने द्वैध शासन लगाया, रैयतवाड़ी लगाई, स्थायी बंदोबस्त लगाया। अभी हम लोग इसके बाद में पूंजीवाद के बाद में उसको जानेंगे। तो भू राजस्व पद्धति में क्या कह सकते हो, इन्होंने द्वैध शासन लगाया, द्वैध शासन के बाद में कह सकते हो स्थायी बंदोबस्त भी शुरू किया, बंदोबस्त, और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी भी कह सकते हैं, वो आगे शुरू हुई थी, महलवाड़ी भी हम यहीं पे लिख देते हैं। अब चलो महलवाड़ी नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये सब कह सकते हो ये प्रतिक्रियाएं जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंतर्गत रही। इनका मुख्य उद्देश्य कह सकते हो रेवेन्यू या राजस्व को एकत्रित करना था, और राजस्व को एकत्रित करने के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण भी कर लिया, अपने प्रतिद्वंदियों को भी समाप्त कर दिया। आज जब इनके प्रतिद्वंदी होंगे नहीं तो अपने मन से जितने रुपए में हमें खरीदने का सामान, जब मान लो हम मान लेते हैं कि कपास उन्होंने 2 रुपया किलो खरीदा, अब जो है उनकी मर्जी 5 रुपया किलो बेचेंगे, 10 रुपया किलो बेचेंगे। क्यों? क्योंकि भैया खरीदने वाला एक है, बेचने वाला भी एक है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा ही। तो भैया प्रॉफिट तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही, क्योंकि अगर कंपटीटर होंगे, अगर जो है प्रतिद्वंदी होंगे तो वस्तुएं
क्या होंगी, कभी कम मूल्य पे मिलेगी, कभी ज़्यादा मूल्य पे मिलेगी। ज़्यादातर संभावना रहती है कम ही मूल्य पर मिलेगी। और जब एक अकेला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो तो जितना मन होगा उतने रुपए वो बेचेगा, खरीदेगा। तो ये स्थिति हो गई थी। तो इसमें जो है कई राइटर ने, एक नाम है परसीवर, उन्होंने कहा है कि यह जो काल था वाणिज्यिक पूंजीवाद, इसे बेशर्म लूटपाट कहा जा सकता है। लूटपाट का काल, लूटपाट का काल क्या कहा गया है? परसीवर एक राइटर है, उन्होंने कहा कि इस काल को या वाणिज्यिक पूंजीवाद को बेशर्म लूटपाट का काल कहा जा सकता है। साथ ही साथ एक फर्नीवाल जो है राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का या कह सकते हो उपनिवेशवाद को एक तरीके से परिभाषित किया है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है या किसने इसको परिभाषित किया है। तो फर्नीवाल ने पूंजीवाद को या कह सकते हो उपनिवेशवाद को उन्होंने कहा है कि उपनिवेशवाद का संबंध आर्थिक संबंध से होता है। इसमें इसके माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक मिनट मान लीजिए, अब आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने अनुसार से शासन करेंगे। अब क्या होता है, आपके घर की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो फिर जैसा मन होगा, कब आएगा, कब बनाएगा खाना, किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो चाहे वो रहन सहन में हो या खाने पीने में हो, हर चीज़ बदल जाएगी। तो वही समझाया है फर्नीवाल ने। उन्होंने कहा है कि उपनिवेशवाद का संबंध आर्थिक स्थिति से होता है, जिसके माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए फर्नीवाल का कथन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आप सभी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछिएगा। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।